हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 10 के बायोलॉजी भारतीय वन बुक से अध्याय 6 जनन के लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो आइए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन की मुख्य विशेषता देखने वाले अलैंगिक जनन के मुख्य विशेषता निम्नलिखित है। पहला विशेषता है कि इसमें जीव का सिर्फ एक वृष्टि भाग लेता है, सिर्फ एक ही जीव से यह जनन संपूर्ण हो जाता है। दूसरा है कि इस जनन में समसूत्री या असमसूत्री विभाजन होता है। और उसके बाद 3 नंबर इसका विशेषता है कि इसमें उत्पन्न संतान अपने जनक के बिल्कुल समान होता है, पूरी तरह से अपने पिता के समान होता है, अपने माता के समान होता है। चौथा होगा इस जनन में निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। इस जनन में निषेचन की जरूरत नहीं पड़ती है। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद है। द्विखंडन एवं बहुखंडन में क्या विभेद या अंतर है। तो इसके उत्तर हो जाएंगे द्विखंडन किसे कहते हैं। तो यदि कोई जीव स्वतः खंडित होकर दो जीव की उत्पत्ति करता है तो उसे द्विखंडन जीव कहते हैं, उसे द्विखंडन कहते हैं। यदि कोई जीव खंडित होकर के दो जीवों का निर्माण करेगा तो उसे द्विखंडन कहेंगे। बहुखंडन क्या है, तो बहुखंडन को देखते हैं। जब कोई जीव खंडित होकर अपने जैसे अनेक जीवों की उत्पत्ति करता है तो उसे बहुखंडन कहते हैं। यदि एक जीव टूट करके दो जीवों का निर्माण करेगा तो उसे द्विखंडन कहेंगे। लेकिन यदि एक जीव टूट करके बहुत सारे जीवों का निर्माण करेगा तो उसे बहुखंडन कहेंगे। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें। कायिक प्रवर्धन को परिभाषित करें तो उत्तर हो जाएंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें पादप का कोई भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि पौधे से अलग होकर नए पौधे का निर्माण करता है। तो इस प्रकार के जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। जैसे अंगूर, गुलाब एवं सजावटी पौधे आदि में कायिक प्रवर्धन होता है। आप अंगूर का एक टहनी भी लेकर के उसे लगा दीजिएगा तो उसमें एक नए पौधे का विकास हो जाता है। इसी प्रक्रिया को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि पुनर्जनन में क्या होता है। पुनर्जनन में क्या होता है, तो पुनर्जनन में जीव का शरीर कई खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड अपने खोए हुए भाग को पुनः प्राप्त कर एक नए जीव का निर्माण करता है। तो इस प्रक्रिया को पुनर्जनन प्रक्रिया कहते हैं, जिसे प्लेनेरिया हो गया। जैसे जीव का कई खंड हो गए और प्रत्येक खंड अपने भाग को प्राप्त कर लेता है तो यह पुनर्जनन प्रक्रिया कहता है, जो मनुष्य में नहीं होता। यदि हमारा हाथ या पैर कट जाए तो हम वह पुनः नहीं अपने सभी भागों को प्राप्त कर पाता है, लेकिन प्लेनेरिया जैसे जीव में पुनर्जनन के कारण वह अपने सभी भागों को प्राप्त कर लेता है। 5 नंबर कहता है बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है। बीजाणु जनन से जीवों को क्या लाभ है, तो उत्तर हो जाएंगे इस जनन के दौरान सूक्ष्म जीव की थैली बन जाती है। सूक्ष्म जीव की थैली बन जाती है जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। इस थैली के अंदर अनेक छोटे छोटे गोल रचनाएं होती है जिसमें असंख्य जीव होते हैं, बहुत सारे जीव होते हैं। बीजाणु जनन के दौरान बहुत सारे जीवों का निर्माण हो जाता है। चलिए फिर से देखते हैं। इस जनन के दौरान सूक्ष्म जीव की थैली बन जाती है, सूक्ष्म जीवों की एक थैली बन जाती है जिसे बीजाणु जनन कहते हैं। इस थैली के अंदर अनेक छोटे छोटे गोल रचनाएं होती है जिसमें असंख्य जीव होते हैं। एक साथ असंख्य जीव का निर्माण हो जाता है बीजाणु जनन के दौरान। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं। क्या जटिल संरचना वाले जीव पुनर्जनन के द्वारा नई संतति उत्पन्न कर सकते हैं, तो उत्तर हो जाएंगे नहीं, क्योंकि जटिल संरचना वाले जीव के शरीर को यदि खंडित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग अपने खोए हुए भाग को प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्जनन संभव नहीं है। यदि हमारे हाथ पैर को काट दिया जाए तो वह पुनः अपने पूरे भाग को नहीं उत्पन्न कर सकता है, इसीलिए जटिल संरचना वाले जीव में पुनर्जनन नहीं होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंगिक जनन की क्या महत्ता है। लैंगिक जनन की क्या महत्ता है, तो क्या महत्व है, तो उसको देखते हैं। लैंगिक जनन में युग्मक बनने से पहले अर्धसूत्री विभाजन होता है जिससे जीव के शरीर में पाए जाने वाले गुणसूत्र की संख्या ठीक आधी हो जाती है, जिससे युग्मक के बीच गुणसूत्र की संख्या मूल शरीर के बराबर हो जाता है। जब लैंगिक जनन होता है तो दोनों का 23 जोड़ा मिलकर के 46 जोड़ा पुट जाता है। तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है और उससे
आधा हो जाता है जीवाणु शुक्राणु की संख्या। और उसके बाद क्या होता है, गुणसूत्र आधे हो जाने के बाद एक शरीर के बराबर हो जाता है। इस प्रकार लैंगिक जनन पूर्ण होता है, जिससे एक नए जीव के पूरे शरीर का निर्माण हो जाता है। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग एवं आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। एक प्रारूपी पुष्प के सहायक अंग और आवश्यक अंग में क्या भिन्नता है। सहायक अंग क्या है और आवश्यक अंग क्या है। तो एक पुष्प में सहायक अंग जनन में सहायता करता है। सहायक मतलब ही होता है सहायता करना। तो सहायक अंग जनन में सहायता करता है, जबकि आवश्यक अंग जनन में भाग लेता है, जो जयांग और पुमांग है। तो जयांग जो है सहायक अंग है और पुमांग क्या है, आवश्यक अंग है, जो जनन में भाग लेता है। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि स्वपरागन एवं परपरागन में क्या अंतर है। तो स्वपरागन को पहले देखते हैं। स्वपरागन एक ही पौधे के परागकण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इसे स्वपरागन कहते हैं। यह केवल उभयलिंगी पौधे में होता है, जैसे सूरजमुखी आदि। एक ही पौधे के परागकण यदि उसी पौधे के किसी फूल में पहुंचता है तो उसे स्वपरागन कह देते हैं। और दूसरा है परपरागन। तो परपरागन में क्या होता है, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हो तो इसे परपरागन कहा जाता है। परपरागन फिर से देखते हैं। जब एक पौधे के परागकण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हो तो इसे परपरागन कहते हैं। या भौरों के द्वारा या फिर पुनः प्रकृति के द्वारा भी हो जाता है कि एक पौधे के परागकण दूसरे पर उड़ करके चला जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है अलैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन से क्या लाभ होता है। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ है। तो उत्तर हो जाएंगे अलैंगिक जनन में उत्पन्न संतान, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। इसमें विभिन्नताएं नहीं होती है, जिससे इनका आयु भी कम होता है। इनका आयु कम हो जाता है क्योंकि इनमें विभिन्नताएं नहीं होती है तथा इस प्रकार के जनन के लिए किसी अन्य जीव की सहायता नहीं पड़ती है। अलैंगिक जनन के लिए किसी अन्य जीव की सहायता नहीं पड़ती है, यह एक ही जीव में हो जाता है। जबकि लैंगिक जनन से उत्पन्न जीवों में कुछ असमानताएं होती है। जब लैंगिक जनन से कोई संतान उत्पन्न होता है वह थोड़ा सा अपने जनक से भिन्न होता है, जिसके कारण वह प्रकृति के बदलाव को सहन कर पाता है। और अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतान का जीवन काल भी बड़ा होता है क्योंकि उसमें भिन्नताएं होती है, वह प्रकृति के सभी बदलाव को सहन कर लेता है। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि बीज पत्र का क्या काम है। बीज पत्र का क्या काम है। तो उत्तर हो जाएंगे किसी बीज के दोनों पत्रों के बीच एक पौधे के भ्रूण का विकास होता है, जिससे बीज पत्र उस भ्रूण को यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। मान लीजिए आप कोई चने का बीज ले लीजिए और उसको यदि आप खोलते हैं तो उसमें 2 बीज पत्र मिलते हैं और उसी में एक भ्रूण का विकास होता है, उसी से एक पेड़ बनता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर, पुरास्त ग्रंथि के कार्यों का उल्लेख करें। पुरास्त ग्रंथि के कार्य का क्या, पुरास्त ग्रंथि के क्या कार्य है उसी को बताना है। तो यह मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी गोलाकार ग्रंथि होती है। पुरास्त ग्रंथि मूत्राशय के आधार पर स्थित छोटी गोलाकार ग्रंथि होती है, जो मूत्र मार्ग पर स्थित ग्रंथि से जुड़ा होता है। पुरास्त ग्रंथि से निकलने वाला पुरास्त द्रव, पुरास्त ग्रंथि से पुरास्त द्रव निकलता है और वृषण में उपस्थित शुक्राणु द्रव आपस में मिलकर के बीज का निर्माण करते हैं। पुरास्त द्रव के कारण ही इसमें एक विशेष प्रकार का गंध पाया जाता है। बीज में एक विशेष प्रकार का गंध किसके कारण पाया जाता है। तो पुरास्त द्रव के कारण पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करें। फैलोपियन नलिका की संरचना का वर्णन करना है तो इसके उत्तर हो जाएंगे एक जोड़ी नलिका होती है। यह एक जोड़ी नलिका होती है, यानी 2 होता है, जो अंडाणु के ऊपर से शुरू होता है और अंत भाग गर्भाशय से जुड़ा होता है। इसकी दीवार मांसल एवं संकुचनशील होती है। मांसल कहने का अर्थ हुआ कि मांस का होता है और संकुचनशील होता है, संकुचित और फैलाव होते रहता है। इसके भीतरी सतह पर सीलिया लगा होता है, जो अंडाणुओं को फैलोपियन नलिका से आगे बढ़ने में सहायता करता है, जो आगे बढ़ते बढ़ते गर्भाशय में पहुंच जाता है।
फैलोपियन नलिका का यही कार्य है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है कि निषेचित ना हो सकने वाले एक परिपक्व अंडाणु का क्या होता है। जब अंडाणु निषेचित नहीं होते हैं तो उसका क्या होता है। तो जब अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता है तो वह नष्ट होने लगता है, बर्बाद होने लगता है, जो हर 28वें दिन स्त्री के योनि से बाहर निकल जाता है, जिसे हम लोग मासिक चक्र भी कहते हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक होता है। जनसंख्या नियंत्रण में रासायनिक विधियों का उपयोग किस प्रकार सहायक होता है। तो उत्तर हो जाएंगे, इस विधि में विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। रसायन का प्रयोग किया जाता है। रासायनिक विधि का नाम बोला है तो रसायन के बारे में बोलेंगे। जैसे क्रीम जिसे स्त्री के योनि पर लगा दिया जाता है तो उससे शुक्राणु नष्ट हो जाता है और निषेचन नहीं हो पाता। इसके अलावा कई गर्भ निरोधक गोलियों का भी उपयोग किया जाता है इस विधि के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए। इस विधि में विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्रीम को स्त्री के योनि पर लगा दिया जाता है, जिससे उसमें जाने वाला शुक्राणु नष्ट हो जाता है, मर जाता है। तथा इसके अलावा कई गर्भ निरोधक गोलियां का भी उपयोग किया जाता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 16 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है कि लैंगिक संचारित रोगों की तालिका के माध्यम से दर्शाएं। लैंगिक संचारित रोगों को तालिका के माध्यम से दर्शाएं। तो इधर हो गया रोग और इधर हो गया उत्पन्न करने वाले कारक। जैसे गोनोरिया को उत्पन्न करता है बैक्टीरिया। सिफिलिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। यूरेथाइटिस बैक्टीरिया के द्वारा होता है। सर्विसाइटिस जो है वो भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और भी कई रोग हैं जिनको हम सूची में रखे हुए हैं। तो जैसे अगला क्वेश्चन है, अगला है 5 नंबर, कहता है सर्विक्स कैंसर किसके कारण होता है। तो वह वायरस के कारण हो जाता है। हर्पिस किसके कारण होता है। तो वह भी वायरस के कारण। एड्स सबसे खतरनाक बीमारी जो लैंगिक संचारित रोग के कारण होता है, तो वह HIV के कारण होता है। किसके कारण, HIV के कारण। और अगला है ट्राइकोमोनियसिस जो प्रोटोजोआ के कारण होता है स्त्रियों के योनि पर। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।